बात है 16 अप्रैल 2022 की सुबह 7:30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम से खबर दी गई कि प्रयागराज के थाना नवाबगंज के गांव खागलपुर में सामूहिक नरसंहार हुआ है। इस खबर से पुलिस महकमे में अफरा तफरी मच गई और पुलिस अधिकारी घटनास्थल की ओर रवाना हो लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक सच्ची घटना के बारे में जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पुलिस अधिकारी घटनास्थल की ओर रवाना हो ली। कुछ देर बाद एसआईएसपी अजय कुमार, एएसपी गंगा घाट अभिषेक अग्रवाल, आईजी डा राकेश सिंह, एडीजी प्रेम प्रकाश तथा डीएम संजय खत्री घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस अधिकारी घर के अंदर कमरे में पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर दहल उठे। कमरे के अंदर पड़ी चारपाई पर प्रीति 28 वर्ष की लाश खून से सनी थी। किसी धारदार हथियार से गला काटकर उसकी हत्या की गई थी। चारपाई के पास ही चौकी पड़ी थी। उस पर उसकी बेटियों माही 12 वर्ष, पीहू 9 वर्ष तथा पाहू 5 वर्ष की लाशें पड़ी थीं। उन तीनों की भी किसी धारदार हथियार से गला काटकर हत्या की गई थी। कमरे के अंदर खून ही खून फैला था। दीवारों पर भी खून के छींटे दिखाई दे रहे थे। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधिकारी आंगन में पहुंचे तो वहां का नजारा भी दिल दहला देने वाला था। घर के मुखिया राहुल तिवारी का शव छत पर लगे लोहे के जाल में साड़ी के फंदे से झूल रहा था। आंगन में फोल्डिंग पलंग पड़ा था जिसके ऊपर प्लास्टिक की 2 कुर्सियां रखी थीं। संभवतः इन्हीं कुर्सियों पर चढ़कर उसने फंदा गले में कसा था। राहुल बनियान और पैंट पहने था। शरीर पर अन्य किसी तरह के चोट के निशान नहीं थे। राहुल की उम्र 42 वर्ष के आसपास थी। राहुल के शव के पास से पुलिस को 2 पन्नों का लिखा एक सुसाइड नोट भी मिला। पुलिस ने उसे सुरक्षित कर लिया। पुलिस अधिकारियों को कमरे से 2 मोबाइल फोन बरामद हुए। वह संभवतः राहुल व उसकी पत्नी प्रीति के थे। एक मोबाइल फोन में राहुल के बड़े भाई मुन्ना का फोन नंबर सेव था। अतः पुलिस ने घटना की जानकारी मुन्ना को दी और यथाशीघ्र घटनास्थल पर पहुंचने को कहा। पुलिस के आला अधिकारियों ने घर के बाहर निरीक्षण किया तो घर के सामने प्याज के खेत में उन्हें खून सना छापड़ मिला। अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि इसी छापड़ से प्रीति तथा उसकी बेटियों की हत्या की गई होगी। साक्ष्य के तौर पर छापड़ को भी सुरक्षित कर लिया गया। पुलिस निरीक्षण के बाद फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए। टीम ने छापड़, दीवार सहित कई जगह से फिंगरप्रिंट भी लिए। घटनास्थल पर मृतक राहुल तिवारी का पड़ोसी दद्दू सरोज मौजूद था। उसने बताया कि राहुल के परिवार से उसके अच्छे संबंध थे। रोजाना मिलना जुलना था। दोनों परिवारों के बच्चे एक साथ खेलते थे। 7 बजे के करीब उसकी मंझली बेटी सुमन 10 वर्ष पीहू को बुलाने पहुंची तो मुख्य द्वार पर लगा चैनल खुला हुआ था। पीहू को कई बार आवाज लगाने पर भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो वह भीतर जाने लगी। उसने कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि आंगन में राहुल को फंदे पर लटके देखा। वह चीखते हुए बाहर की ओर भागी। सुमन के चीखने की आवाज सुनकर वह और परिवार के अन्य लोग पहुंचे तो सबसे पहले राहुल फांसी पर लटका दिखाई दिया। शोरगुल मचाने पर आसपास के अन्य लोग आ गए। उसके बाद भीतर गए तो कमरे का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। फिर थाना नवाबगंज पुलिस को सूचना दी। उसके बाद पुलिस की आवाजाही शुरू हो गई। दद्दू सरोज ने पुलिस को यह भी जानकारी दी कि राहुल तिवारी ने उसके बेटे अभिषेक की शादी कौशाम्बी में तय कराई थी। आज दोनों परिवारों को गोद भराई की रस्म पूरी करने के लिए कौशाम्बी जाना था। दद्दू सरोज ने यह भी बताया कि इस मकान में एक अन्य किराएदार संदीप भी है। वह राहुल की बेटियों को ट्यूशन पढ़ाता था, साथ ही नौकरी की तलाश में जुटा है, लेकिन इधर 2 दिन से घर पर नहीं है। पता नहीं कहां गया है। संदीप शक के दायरे में आया तो पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। अब तक घटनास्थल पर भारी भीड़ जुट गई थी। घटना को लेकर लोगों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। कहीं अराजक तत्व इसका फायदा न उठा लें। अतः पुलिस अधिकारियों ने खागलपुर गांव को छावनी में बदल दिया और निगरानी में जुट गए। घटना की सूचना पाकर सांसद केसरी देवी पटेल तथा क्षेत्रीय विधायक
गुरु प्रसाद मौर्य भी घटनास्थल पर आ गए थे। उन्होंने एसएसपी अजय कुमार के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और लोगों को भरोसा दिलाया कि जल्दी ही घटना का खुलासा हो जाएगा। अभी सांसद और विधायक निरीक्षण कर ही रहे थे कि मृतक राहुल के परिवार वाले आ गए। भाई का शव देखकर मुन्ना व विवेक फफक पड़े। वहीं दोनों बहनें नीतू व ज्योति भी फूट फूट कर रोने लगीं। पुलिसकर्मियों ने किसी तरह उन्हें धैर्य बंधाया और शव से अलग किया। ज्योति व नीतू ने रोते हुए आरोप लगाया कि उसके भाई की हत्या उसके ससुराल वालों ने की है। दोनों बहनों ने पुलिस अधिकारियों से हाथ जोड़कर कहा कि वह ससुराली जनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें जेल भेजें। बहनों ने ससुरालियों पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस अधिकारियों ने मृतक राहुल के भाई मुन्ना तिवारी से पूछताछ की तो उसने बताया कि 12 अप्रैल को राहुल की बेटी पीहू का जन्मदिन था। तब वह अपने बेटे प्रिंस के साथ खागलपुर गांव आया था। उस समय सब कुछ सामान्य था, किसी के चेहरे पर कोई तनाव न था। पीहू का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया था। इसके बाद वह वापस घर चले गए थे। मुन्ना ने आगे बताया कि राहुल अपनी ससुराल अंदावा कौशांबी में रहता था। वहां उसने आलीशान मकान बनवाया था और कुछ जमीन भी खरीदी थी, लेकिन उसके साले जयप्रकाश उर्फ पिंटू तथा रामप्रकाश उर्फ चंद्रशेखर ने उसका मकान तथा जमीन छीन ली तथा मारपीट कर वहां से भगा दिया। उसके बाद वह परिवार के साथ खागलपुर गांव में किराए के मकान में रहने लगा था। पशुओं का व्यापार कर वह अपने परिवार का खर्च चलाता था। मुन्ना ने तहरीर देकर दोनों सालों तथा उसके दोस्त मनोज उर्फ मैनेजर तथा अभिषेक तिवारी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने का अनुरोध किया। अब तक सामूहिक नरसंहार की गूंज प्रयागराज से राजधानी लखनऊ तक पहुंच चुकी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं ही इस घटना को संज्ञान में लेते हुए आईजी डा राकेश सिंह तथा एडीजी प्रेम प्रकाश से बात की थी। उन्होंने आदेश दिया कि घटना की निष्पक्ष जांच हो और दोषी किसी भी हालत में बख्शे न जाएं। उन्होंने सहायता के लिए एसटीएफ को भी लगा दिया। पुलिस अधिकारियों को राहुल के शव के पास 2 पन्नों का एक सुसाइड नोट मिला था, जिसे सुरक्षित कर लिया गया था। इस पत्र को अधिकारियों ने पढ़ा तो पहले पन्ने पर 11 नाम लिखे थे, जिन्हें राहुल ने मौत का जिम्मेदार बताया था। इनके नाम थे जयप्रकाश तिवारी उर्फ पिंटू, रामप्रकाश तिवारी उर्फ चंद्रशेखर, मंजू पत्नी जयप्रकाश, ज्योति पत्नी रामप्रकाश, सुनील आशु, मनोज उर्फ मैनेजर, संतोष, अवध किशोर, शिवम तथा नमो नारायण, सभी निवासी अंदावा। इनमें जयप्रकाश व रामप्रकाश मृतक राहुल के सगे साले तथा मंजू व ज्योति सलहज थीं। शेष लोग उनके सहयोगी थे। पत्र के दूसरे पन्ने पर मृतक राहुल ने लिखा था कि साले व ससुराल पक्ष के लोग 2 गाड़ियों से आए और उनकी पत्नी व बेटियों की हत्या कर भाग गए। साले, सलहज तथा साले के दोस्त सामूहिक हत्या के दोषी हैं, लेकिन पुलिस जांच में यह बात गलत साबित हुई, क्योंकि ग्रामीणों ने बताया कि रात में कोई वाहन गांव में आया ही नहीं था। मृतक राहुल के भाई मुन्ना की तहरीर तथा सुसाइड नोट में लिखे गए नामों के आधार पर थाना नवाबगंज इंस्पेक्टर A.K. सिंह ने भादमवी की धारा 302-34 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गए। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस अधिकारियों ने 5 शव पोस्टमार्टम के लिए एसआरएन अस्पताल भिजवा दिए। 3 डॉक्टरों के एक पैनल ने वीडियोग्राफी के साथ सभी शवों का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार राहुल की मौत हैंगिंग से हुई थी, जबकि प्रीति व उसकी बेटियों की मौत श्वास नली के कटने तथा अधिक खून बहने से हुई थी। अब तक पुलिस ने घर में रह रहे दूसरे किराएदार संदीप पाल को भी हिरासत में ले लिया था। पुलिस अधिकारियों ने उससे पूछताछ की तो उसने कई चौंका देने वाले खुलासे किए। संदीप पाल ने बताया कि वह सुरेश शुक्ला के मकान में किराए पर रहता है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। राहुल तिवारी के परिवार से उसके अच्छे संबंध थे। उसके बच्चों को वह ट्यूशन पढ़ाता था और परिवार के साथ ही खाना खाता था। राहुल की पत्नी प्रीति उसे अपने बच्चों जैसा मानती थी। संदीप ने अधिकारियों को बताया कि राहुल और प्रीति के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे।
उनमें आए दिन झगड़ा होता रहता था। राहुल ससुराल पक्ष से चल रहे विवाद, कर्जदारी, साली से अवैध रिश्तों आदि से इतना परेशान था कि कई बार खुदकुशी की बात कह चुका था। कुछ मौकों पर तो उसने यहां तक कहा कि मन करता है कि सभी को मारकर खुद मर जाऊं। संदीप ने बताया कि राहुल गहरे मानसिक तनाव से जूझ रहा था। दरअसल राहुल ने अपनी ससुराल अंदावा में एक आलीशान मकान बनवाया था, जिसमें लाखों रुपए खर्च किए थे। इसके लिए उसने काफी कर्ज लिया था। बाद में अपने सालों से विवाद के बाद उसे उस मकान से हाथ धोना पड़ा। यही नहीं, जिस जमीन को उसने अपनी सास से अपने नाम बैनामा कराया था, वह भी उसके कब्जे से निकल गई। राहुल के उसकी साली ज्योति से अवैध संबंध थे, जिसे लेकर पत्नी से उसका विवाद होता रहता था। पुलिस अधिकारी अब तक की गई जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, संदीप पाल व अन्य ग्रामीणों के बयान के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि घर के मुखिया राहुल ने ही पहले अपनी पत्नी प्रीति का कत्ल किया। उसके बाद बेटियों को भी मौत के घाट उतार दिया। ससुराली जनों एवं उनके सहयोगियों को फंसाने के लिए उसने आत्महत्या करने के पूर्व उनके नाम सुसाइड नोट में लिख दिए। हालांकि घटना की तस्वीर साफ हो गई थी, फिर भी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधिकारियों ने 7 टीमें बनाई और उन्हें कौशाम्बी, फतेहपुर के लिए रवाना किया। कौशाम्बी के थाना कोखराज के अंदावा गांव में राहुल की ससुराल थी। लगभग सभी आरोपी इसी गांव के थे। पुलिस की 2 टीमें अंदावा गांव पहुंची और ताबड़तोड़ छापा मारकर सभी 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपियों को थाना नवाबगंज लाया गया। पुलिस अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की तो आरोपी जयप्रकाश व राम प्रकाश ने अपने बहनोई राहुल से संपत्ति विवाद की बात तो स्वीकार की, लेकिन बहन व उसकी बेटियों की हत्या से साफ इनकार कर दिया। अन्य आरोपियों ने भी हत्या से साफ इनकार किया, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी और सभी को कोर्ट में पेश कर नैनी जेल भेज दिया। पुलिस जांच से इस सामूहिक नरसंहार की जो घटना प्रकाश में आई, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के थाना कोखराज अंतर्गत एक गांव है अंदावा। इसी गांव में भोलानाथ तिवारी सपरिवार रहते थे। उनके परिवार में पत्नी पार्वती के अलावा 2 बेटे जयप्रकाश उर्फ पिंटू, राम प्रकाश उर्फ चंद्रशेखर तथा 2 बेटियां प्रीति व ज्योति थीं। भोलानाथ तिवारी किसान थे। खेती बाड़ी से ही वह अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। वर्ष 1990 में गंभीर बीमारी के चलते भोलानाथ का निधन हो गया। पति की मौत के बाद 4 बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी पार्वती पर आ गई। संकट के दिनों में पार्वती ने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। जयप्रकाश व राम प्रकाश का मन खेती किसानी में नहीं लगता था। अतः दोनों भाइयों ने गांव छोड़ दिया और लखनऊ आ गए। यहां वे प्राइवेट नौकरी कर अपना खर्च चलाने लगे। भाई बहनों में प्रीति सबसे बड़ी थी। वह बचपन से ही चंचल स्वभाव की थी। जवान हुई तो उसमें चंचलता और बढ़ गई। वह बनसंवर कर रहती और गली मोहल्ले में इतराती इठलाती चलती। उसकी मदमस्त जवानी और चंचलता ने कई युवकों की नींद हराम कर दी थी। वे बंद आंखों से उसे पाने का सपना संजोने लगे थे, लेकिन प्रीति उन्हें पास नहीं फटकने देती थी। पार्वती के घर मुन्ना तिवारी का आना जाना था। वह पड़ोसी गांव भदवा का रहने वाला था और दूर का रिश्तेदार था। मुन्ना 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। मंझला भाई राहुल था, जबकि सबसे छोटा विवेक था। 2 बहनें ज्योति व नीतू थीं। मुन्ना के पिता त्रिपुरारी कर्मकांडी ब्राह्मण थे। वह लगभग 8 बीघा उपजाऊ भूमि तथा 2 पक्के मकान के मालिक थे। पार्वती के घर आते जाते मुन्ना की निगाह उसकी जवान बेटी प्रीति पर पड़ी। वह उसे अपने प्रेम जाल में फंसाने का प्रयत्न करने लगा। वह जब भी घर आता प्रीति के लिए कोई न कोई उपहार जरूर लाता। उपहार पाकर प्रीति का चेहरा खिल उठता। धीरे धीरे मुन्ना प्रीति से हंसी मजाक व शारीरिक छेड़छाड़ भी करने लगा। प्रीति वैसे भी चंचल स्वभाव की थी। मुन्ना की छेड़छाड़ से वह आनंदित होने लगी। दोनों के बीच प्यार बढ़ा तो एक रोज मुन्ना प्रीति को भगा ले गया। मुन्ना ने छोटे भाई राहुल की करा दी। प्रीति से शादी बदनामी से बचने के लिए पार्वती ने मुन्ना के घर वालों से संपर्क किया और बेटी को वापस करने की गुहार लगाई। मुन्ना की पत्नी आरती को जब पता चला कि उसका पति एक कुंवारी लड़की को भगा ले गया है, तो उसने बखेड़ा शुरू कर दिया।
उसने अपने स्तर पर पता लगाकर और पति पर दबाव बनाकर प्रीति को बरामद किया और उसकी मां को सौंप दिया। प्रीति के भाग जाने से पार्वती की समाज में बदनामी हुई थी। अब उसे उसके ब्याह की चिंता सताने लगी थी। प्रीति कहीं दोबारा कोई गलत कदम न उठा ले, इसलिए वह जल्द ही उसके हाथ पीले कर देना चाहती थी। इसी बीच प्रीति से संबंध बनाए रखने के लिए मुन्ना ने एक चाल चली। उसने पार्वती को राजी कर प्रीति का विवाह कोर्ट मैरिज अपने भाई राहुल तिवारी से करा दिया। राहुल उस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संविदा पर काम करता था। कोर्ट मैरिज करने के बाद प्रीति राहुल के साथ रहने लगी। जमीनी विवाद के कारण राहुल की अपने भाइयों से पटरी नहीं खाती थी। जमीन मकान को लेकर अक्सर उसका झगड़ा भाइयों से होता रहता था। इस कारण राहुल शादी के बाद अपनी ससुराल अंदावा में रहने लगा। ससुराल में रहते राहुल ने कुछ सालों में ही अपना सिक्का जमा लिया। यही नहीं, उसने सास पार्वती को बहला फुसलाकर 16 बिस्वा जमीन भी अपने नाम करा ली। भारी कर्ज ले कर उसने ससुराल में एक आलीशान मकान भी बना लिया। मायके में रहते प्रीति ने 3 बेटियों माही, पीहू व पाहू को जन्म दिया। राहुल अपनी बेटियों को बहुत प्यार करता था और उनकी हर जरूरत को पूरा करता था। राहुल खुद भी ठाट बाट से रहता था और पत्नी बच्चों को भी अच्छे से रखता था। इस ठाट बाट के लिए वह कर्ज लेने से भी गुरेज नहीं करता था। कौशांबी के पश्चिम शरीरा का रहने वाला सुनार पुष्पराज लोगों को ब्याज पर पैसे देता था। राहुल भी इसी पुष्पराज सुनार से पैसा लाता था। आलीशान मकान बनवाने व अन्य खर्चों के लिए वह लगभग 20 लाख रुपए पुष्पराज से ले चुका था। रुपए मांगने वह अक्सर राहुल के पास आता था। रुपए न देने पर वह उसे धमकाता भी था। राहुल रंगीन मिजाज भी था। 3 बेटियों को जन्म देने के बाद प्रीति अब उसे फीकी लगने लगी थी। इसी दौरान राहुल के अपनी 25 वर्षीय कुंवारी साली ज्योति से अवैध संबंध हो गए। एक दिन पार्वती ने ज्योति को राहुल की बाहों में झूलते देखा तो वह अवाक रह गई। उसने बेटी व दामाद दोनों को फटकार लगाई। यही नहीं, उसने प्रीति को भी सतर्क कर दिया और राहुल पर नजर रखने को कहा। निगाह रखने का परिणाम यह हुआ कि एक रात प्रीति ने भी राहुल को ज्योति के साथ देख लिया। फिर तो उस रात घर में जमकर हंगामा हुआ। प्रीति ने छोटी बहन ज्योति को भी खूब खरी खोटी सुनाई। उसने ज्योति से स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह उसकी सौत बनने की कोशिश न करे, अन्यथा इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन चेतावनी के बाद भी न ज्योति मानी और न ही राहुल। दोनों को जब भी मौका मिलता मिलन कर लेते। ज्योति को लेकर अब प्रीति व राहुल के बीच अक्सर झगड़ा होने लगा था। आजिज आकर प्रीति ने मां पर दबाव बनाकर ज्योति की शादी कुंडा प्रतापगढ़ निवासी सूरज के साथ करा दी। लेकिन राहुल ज्योति को ससुराल नहीं भेजता था। वह किसी भी कीमत पर ज्योति को खोना नहीं चाहता था। ज्योति मायके में ही ज्यादा रहती थी। इसी बीच बीमारी के चलते ज्योति के पति सूरज की मौत हो गई तो वह मायके में ही रहने लगी थी। राहुल यही तो चाहता था। राहुल के साले जयप्रकाश व रामप्रकाश लखनऊ में नौकरी करते थे। दोनों भाइयों को जब पता चला कि उसके बहनोई ने धोखाधड़ी कर 16 बिस्वा जमीन का अपने नाम बैनामा करा लिया है और बहन ज्योति को भी बहला फुसला कर उससे संबंध बना लिए हैं, तो उनका माथा ठनका। वे नौकरी छोड़कर गांव आ गए और खेती किसानी करने लगे। वह घर खेत की रखवाली करने लगे और बहन ज्योति पर भी नजर रखने लगे। इसी बीच जयप्रकाश की मंजू से तथा रामप्रकाश की ज्योति से शादी हो गई। जुलाई 2021 में राहुल और उसके सालों जयप्रकाश व रामप्रकाश के बीच जमकर झगड़ा हुआ। इस झगड़े में परिवार वालों ने दोनों भाइयों का साथ दिया। सबने मिलकर राहुल को जल्द घर छोड़ने की चेतावनी दे दी। मजबूर होकर राहुल ने नवंबर 2021 में अंदावा स्थित ससुराल का घर छोड़ दिया और प्रयागराज से 40 किलोमीटर दूर नवाबगंज थानांतर्गत खागलपुर गांव में सुरेश शुक्ला के मकान में किराए पर रहने लगा। सुरेश शुक्ला बीएसएफ में सहायक कमांडेंट थे और प्रयागराज में रहते थे। परिवार के भरण पोषण के लिए राहुल पशुओं की खरीद फरोख्त का व्यापार करने लगा था, लेकिन इस व्यापार में उसे इतना मुनाफा नहीं होता था कि वह परिवार को ठीक से चला सके। कर्ज लेकर उसे गृहस्थी चलानी पड़ रही थी। इसी मकान में एक अन्य किराएदार संदीप पाल रहता था।
वह नौकरी की तलाश में था और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटा था। संदीप मिलनसार था। जल्द ही उसकी दोस्ती राहुल से हो गई। वह उसकी बेटियों को ट्यूशन पढ़ाने लगा तथा उसके परिवार संग खाना खाने लगा। राहुल की पत्नी प्रीति भी उसे अपने बच्चों जैसा सम्मान देती थी। राहुल का अपने पड़ोसी दद्दू सरोज के साथ भी अच्छा व्यवहार था। दोनों परिवारों के बच्चे एक दूसरे के घर खेलने आते थे। दद्दू सरोज की मंझली बेटी सुमन और राहुल की मंझली बेटी पीहू के बीच गहरी दोस्ती थी। दोनों हमउम्र थी। पीहू सुबह ही उसके घर खेलने पहुंच जाती थी। राहुल और प्रीति के बीच रिश्ते सामान्य नहीं थे। दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। झगड़ा कर्जदारी और बहन ज्योति के साथ नाजायज रिश्तों को लेकर होता था। दरअसल राहुल लगभग 20 लाख का कर्जदार था। यह कर्जा उसने पुष्पराज सुनार से लिया था, जो कौशांबी के पश्चिम शरीरा का रहने वाला था। जिस दिन वह कर्ज का तगादा करने आता और राहुल को डराता धमकाता, या जिस दिन राहुल साली ज्योति से बतियाता और उससे हंसी ठिठोली करता, उस दिन राहुल का प्रीति से झगड़ा होता और कई दिनों तक बोलचाल बंद रहती। राहुल घर के कलह से परेशान था। वह अपनी व्यथा संदीप से शेयर करता था। बातों बातों में राहुल ऐसी बात कह जाता जिसे सुनकर संदीप कांप उठता। राहुल को अब अपना जीवन नीरस लगने लगा था, क्योंकि ससुराल का आलीशान मकान जिसे उसने कर्ज लेकर बनवाया था, वह उससे छिन गया था। जिस जमीन का बैनामा उसने कराया था, वह भी सालों ने छीन ली थी। और साली ज्योति, जो उसके जीवन में रस खोलती थी, वह भी दूर हो गई थी। राहुल को लगने लगा कि अब उसके जीने का कोई मकसद नहीं है। फिर लगा कि यदि उसने जीवन समाप्त कर लिया तो उसकी बेटियों का क्या होगा, उनको कौन संभालेगा। काफी सोच विचार के बाद राहुल ने अपनी हताश जिंदगी का अंत करने के पहले अपने पूरे परिवार को मिटाने का निश्चय किया। 12 अप्रैल 2022 को राहुल ने अपनी मंझली बेटी 9 वर्षीय पीहू का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। जन्मदिन उत्सव में शामिल होने राहुल का बड़ा भाई मुन्ना व भतीजा प्रिंस भी आया, लेकिन उसने अपने खतरनाक इरादों की भनक किसी को नहीं लगने दी। जन्मदिन पार्टी में किराएदार संदीप पाल भी शामिल हुआ था, लेकिन दूसरे रोज वह किसी काम से प्रतापगढ़ चला गया था। 15 अप्रैल 2022 की रात 8 बजे राहुल ने पत्नी व बेटियों के साथ खाना खाया। उसके बाद प्रीति कमरे में पड़ी चारपाई पर लेट गई और माही, पीहू और पाहू चौकी पर लेट गई। कुछ देर बाद वह सो गई। इधर राहुल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह देर रात तक चहलकदमी करता रहा, फिर छापड़ लेकर कमरे में पहुंच गया। कमरे में प्रीति व उसकी तीनों बेटियां गहरी नींद सो रही थीं। राहुल ने पहले प्रीति के गले पर छापड़ से प्रहार किया, जिससे उसका गला कट गया और उसकी मौत हो गई। उसके बाद राहुल ने बारी बारी से तीनों बेटियों को भी मौत के घाट उतार दिया। पत्नी व बेटी की हत्या करने के बाद उसने आला कत्ल छापड़ घर के सामने प्याज के खेत में छिपा दिया। फिर कमरे में आकर सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उसने साले सलाहत सहित 11 नाम लिखे और उन्हें हत्यारोपी बताया। इसके बाद उसने आंगन में लोहे के जाल में साड़ी बांधकर फंदा बनाया और झूल गया। पुलिस ने मृतक राहुल के भाई मुन्ना द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर 11 नामजद लोगों को हत्या के आरोप में जेल भेज दिया। लेकिन विवेचना में यदि ये लोग निर्दोष पाए गए तो हत्या की धारा हट जाएगी। उसके बाद उन पर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की धारा 309 के तहत ही कोर्ट में मुकदमा चलेगा। बहरहाल कथा संकलन तक सभी आरोपी नैनी जेल में थे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको अलर्ट होना है, आपको जागरूक होना है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।